शुभकामनाओं के साथ मैं गोपाल पाठक यूट्यूब चैनल के समस्त छात्रों, विषय विशेषज्ञों एवं दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने अपने पूर्व दिनांक 14 अगस्त 2021 के दृश्य श्रव्य पटल वीडियो के माध्यम से भास्कराचार्य के खगोलीय ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि के यंत्राध्याय ग्रंथ संख्या 375 में वर्णित हस्तस्थापित यष्टि यंत्र अर्थात धी यंत्र पर विचारण का प्रथम भाग प्रस्तुत किया था और वीडियो के अंत में यष्टि यंत्र के विचारण का द्वितीय भाग अपने अगले वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने की बात कही थी। तो उसी क्रम में आज द्वितीय भाग में दिनांक 8 सितंबर 2021 के इस वीडियो के माध्यम से सिद्धांत शिरोमणि के यंत्राध्याय ग्रंथ संख्या 375 पद्य संख्या 41 में वर्णित धी यंत्र के स्वरूप एवं उसके आगमक प्रकार के संबंध में आगे की चर्चा के साथ विचारण प्रस्तुत करेंगे। प्रथम भाग में यष्टि यंत्र की निर्मिति एवं वेध स्थिति के संबंध में चर्चा की गई थी। अब आज के वीडियो में उसके आगे तो आज के इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे यंत्र की चर्चा करने जा रहे हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य तो करता है और अन्य निर्देशांक मापक यंत्र जो होते हैं उन यंत्रों के सापेक्ष भी होता है। इस यंत्र की एक अपनी स्वतंत्र सत्ता भी है जो कि सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ की ग्रंथ संख्या 925 त्रिप्रश्नाधिकार के सिद्धांतों से संचालित होती है। क्योंकि इस यंत्र का मूल संचालक और गणक यष्टि ही है, इस कारण से इसे हस्तस्थ यष्टि यंत्र अथवा प्रेक्षा यंत्र भी कहा और यही गणक यंत्र वेध यंत्रों के व्यवहार में धी यंत्र के नाम से जाना जाता है और इसी नाम से प्रसिद्ध भी है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से धी यंत्र पर अग्रिम विचारणा के अंतर्गत पूर्व पद्य के विशेषार्थ के साथ पूर्व दिनांक 14 अगस्त के वीडियो में जो यष्टि यंत्र के संबंध में पद्य प्रस्तुत किया गया था उस पद्य के का अर्थ क्या होता है ये उस वीडियो में बताया जा चुका है। उसका विशेषार्थ जो होगा उस विशेषार्थ के साथ यंत्र का प्रायोगिक प्रयोजन विशद रूप से दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत है। जैसा कि पूर्व दिनांक 11 अगस्त के वीडियो में कहा गया था कि वेधे आंतरिक कार्यों में धी शब्द का बुद्धि अर्थ में प्रयोग न होकर विज्ञान अर्थ के रूप में अथवा प्रेक्षोपलब्धि के रूप में किया जाता है। जो धी यंत्र में जो धी शब्द है उसका बुद्धि अर्थ में प्रयोग न करके प्रेक्षोपलब्धि अथवा विज्ञान अर्थ में प्रयोग किया जाता है। धी यंत्र का वेदयांत्रिक स्वरूप वास्तव में हस्तस्थापित यष्टि यंत्र ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु इस वेद यंत्र के माध्यम से भूतल पर स्थित दूरस्थ वस्तुओं का और आकाश में स्थित ग्रह नक्षत्रों का प्रेक्षण करने के उपरांत प्रेक्षण से जो वेदांक प्राप्त होते हैं उन वेदांकों की सहायता से प्रेक्षित वस्तु अथवा ग्रह नक्षत्र आदि का दूरत्व नतोन्नतांश और उन्नतांश एवं अन्य निर्देशांकों को स्पष्ट रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इस यंत्र की ये एक विशेषता है।
कि इस यंत्र के पटल पर अंकित वेद चिन्हों की सहायता से हम दूरस्थ वस्तु का अंतराल, उसका उन्नत भाग, अवनत भाग इत्यादि, हमारे शिरोबिंदु से वो कितना नत है, उसकी भूतल से कितना औच्च है इत्यादि हम प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि इस यंत्र को किसी अन्य आधार पर धारित न कर हाथ में लेकर वेद करते हैं, इस कारण से इसे हस्तस्थापित यष्टि यंत्र कहा। और यंत्र का स्वरूप चूंकि यष्टि छड़ी के आकार का होता है, इसलिए हस्तस्थापित यष्टि यंत्र कहा। प्रेक्षण के द्वारा ही दूरस्थ वस्तुओं, ग्रहों, नक्षत्रों के विभिन्न निर्देशांक उपलब्ध होते हैं। अतः धी यंत्र, जो कि हस्तस्थापित यष्टि यंत्र है, उसका प्रेक्षा यंत्र ऐसा अर्थ ही समीचीन अपर पर्याय, मैंने इसका पर्यायवाची, धी यंत्र का पर्यायवाची जो शब्द होगा उसका नाम प्रेक्षा यंत्र के रूप में होगा, परंतु बुद्धि यंत्र के रूप में नहीं। अपर पर्याय समीचीन होगा प्रेक्षा यंत्र के नाम से, परंतु बुद्धि यंत्र ऐसा अपर पर्याय नहीं होगा। क्योंकि मरीचि टीकाकार मुनीश्वर ने धीमतो बुद्धिस्वतो यंत्रम तद्वद गणकस्य बुद्ध्युपजीव्यत्वात् धी यंत्रमिति, ऐसा इस प्रकार धी यंत्र का शाब्दिक अर्थ प्रतिपादित किया है। और वासनावार्तिक टीकाकार नृसिंहदेवज्ञ ने भी धीमत एव करकलित यष्ट्या वंशौच्यादिमानं संभवति नान्यस्येति धी यंत्रमिदम् इति, इस प्रकार धी यंत्र का शाब्दिक अर्थ प्रतिपादित किया है। यहाँ पर करकलित अर्थात हाथ से पकड़ने लायक यष्टि छड़ी ही यंत्र निर्माण है, और यष्टि के मूल अर्थात तल भाग तथा शीर्ष भाग को एक ही दृष्टि सूत्र में रखते हुए दूरस्थ वस्तुओं का प्रेक्षण करना ही वेद प्रकार है। तो निर्माण प्रकार और वेद प्रकार, इस प्रकार पूर्व के श्लोक के में से निर्गलितार्थ के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह तो हुआ धी यंत्र का विशेष विशदीकृत अर्थ। अतः इस विवेचना के आधार पर हम इस धी यंत्र को हस्तस्थ यष्टि यंत्र अथवा प्रेक्षा यष्टि यंत्र ही कहेंगे, और यही अर्थ सर्वतो भावेन समीचीन होगा, अर्थात युक्ति युक्त होगा। यहाँ पर मुनीश्वर एवं नृसिंह दैवज्ञ के द्वारा बुद्धि अर्थ में भी जो यंत्रार्थ प्रतिपादित किया गया है, उस प्रतिपादित यंत्रार्थ से मैं सहमत नहीं हूँ व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि वहाँ बुद्धि शब्द का जो अर्थ प्रयुक्त होगा वो अमरकोश के अनुसार तो उसी प्रकार से होगा जैसा कि अमरकोशकार ने कहा है ना। अन्य शास्त्रे शिल्पे चित्रे च धी ही विज्ञान उच्यते, ऐसा अमरकोशकार ने कहा है। तो यहाँ पर ये अन्य शास्त्र से भिन्न शिल्प शास्त्र से भी संबंधित है ये यंत्राध्याय, इसलिए यहाँ पर यांत्रिक विचारणा के अंतर्गत तत्व रूप में हम विज्ञान अर्थ में इसका प्रेक्षा यंत्र ही अर्थ करेंगे। अब इस यंत्र के द्वारा भूमि पर स्थित दूरस्थ पदार्थों का वेद करने वाला दृष्टा, जो कि धी यंत्र वेत्ता भी हो, धी यंत्र के यांत्रिक तत्व को भली भांति जानता हो, वह दृष्टा दूरस्थ वस्तुओं की ऊंचाई और दूरी को उस वस्तु के मूल भाग और शीर्ष भाग का वेद करके स्वतः के गणितीय विवेक से सरलतापूर्वक ज्ञात कर सकता है। क्योंकि हस्तस्थित यष्टि के द्वारा ही धीयंत्र विज्ञानी तो
भूमि स्थित आकाश स्थित वस्तुओं के बारे में सब कुछ जान लेता है, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे वह न जान सके। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य भास्कर इसी आशय को अपने अगले पद्य में प्रश्न रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वो क्या है सुनिए। अत्र प्रश्न, अब यहाँ पर प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि वंशस्य मूलम प्रविलोक्य चाग्रम तत्स्वांतरम तस्य समुच्छ्रयञ्च यो वेत्ति यष्ट्यैव करस्थयासौ धीयन्त्रवेदी वद किं न वेत्ति। इस पद्य का अन्वयार्थ, अथ यो करस्थया यष्ट्या एव वंशस्य मूलम अग्रम च प्रविलोक्य तत्वंशमूलम स्वांतरम तस्य वंशस्य समुच्छ्रयं च वेत्ति जानाति असौ धीयन्त्रवेदी किं कतमं वस्तु न वेत्ति इति वद कथय। अब मैंने ये शिष्य बोधार्थ शिष्यों से ही पृच्छा कर रहे हैं आचार्य भास्कर कि क्या नहीं वो जान सकता, इसे कहो। मैंने वो सब कुछ जान सकता है, कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, ये वक्रोक्ति का एक प्रकार है। यो नाम वेदकर्ता गणकः करस्थया अर्थात हस्ते धृताया यष्ट्या नाम अभिमत पट्टिकया वेद चिन्हों से अंकित एक यष्टि रूप छड़ी के आकार की पट्टिका, उसके द्वारा वंशस्य मूलम, वंशोपलक्षण, वंश कहने से दूरस्थ समस्त पदार्थ है ना, तो वंशस्य मूलम बांस के मूल भाग, मूलम नाम यहाँ मूल कहने का तात्पर्य क्या है, भूमिशक्त प्रदेशम, भूमिशक्त प्रदेशम, मूलम नाम भूमिशक्त प्रदेशम, उस बांस का जो पृथ्वी से लगा हुआ भाग है वो, अग्रम वंशस्य ऊर्ध्वस्थितम अग्रभागम, उस बांस का ऊपर की ओर स्थित अग्रभाग मन शीर्ष भाग, प्रविलोक्य प्रकर्षेण दृष्ट्वा भली भांति देखकर, तत्स्वांतरम अर्थात वंशमूल स्थानात् स्वाश्रय भू प्रदेशयोः अंतर, तत्नाम वंशमूल स्थानात्, स्व अंतरम नाम स्वाश्रय भू प्रदेशयोः अंतर, तथा च तस्य वंशस्य उच्छ्रयम नाम औच्यमानम, भूतल से उसका शीर्ष बांस की लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितना ऊंचा वो बांस है, इसका ज्ञान वेत्ति जानाति, असौ गणकः, असौ नाम तद्गणकः, एव धीयंत्र वेदी नाम धीयंत्रज्ञः किं कतमं वस्तुं न वेत्ति न जानाति इति वद कथय, अपितु सर्वं वेत्ति इत्यर्थः। अर्थात वो धीयंत्र वेदी जो है सब कुछ जान लेता है कि केवल हाथ में पकड़ी हुई एक वेद चिन्हांकित यष्टि के माध्यम से दूरस्थ वस्तुओं का, आकाशस्थ ग्रहों नक्षत्रों का, नतोन्नतांश दिगंश इत्यादि अपने से, उस ग्रह नक्षत्र है तो ग्रह नक्षत्र का जो इष्टकालिक शंकु भाग क्षितिज पर लग रहा है, वहां से दृष्टा तक का अंतराल है दृश्यातुल्य होता है, उसका नतांश की जाए, और उस ग्रह का क्षितिज से उन्नतांश ऊंचाई कितना वो शंकु प्रमाण है, ये वो यष्टि के माध्यम से शंकु त्रिज्या आदि का ज्ञान सारल्यता पूर्वक कर लेता है। तो ऐसे में वो कौन सा ऐसा पदार्थ होगा इसके बारे में वो नहीं जान सकता, अर्थात वो सब कुछ ज्ञात कर सकने में समर्थ होगा, जबकि वह धीयंत्र के यांत्रिक तत्व के बारे में समग्र रूप से ज्ञान रखता हो। यहाँ पर प्रकर्षेण विलोक्य, प्रविलोक्य शब्द आया है श्लोक में, वंशस्य मूलम प्रविलोक्य चाग्रम, प्रविलोक्यम नाम प्रकर्षेण विलोक्य,
प्रविलोक्य, ऐसा वाक्य प्रयोग हुआ है। इसमें प्रकर्षण इस शब्द के अर्थ के विशदीकृत अर्थ के सहित वाक्यार्थ होता है। क्या होता है कि तत्व विचारेण तद वेद प्रकार ज्ञानार्थम धीयंत्र संबंधी उपकल्पित प्रकारेण दृष्टवा, अर्थात यांत्रिक तत्वों के विचारण के द्वारा प्रेक्षित वस्तु के वेद प्रकार का ज्ञान करने के लिए धीयंत्र से संबंधित उपकल्पित यष्टि रूप प्रकार अर्थात छड़ी की आकृति वाले विशेष यंत्र प्रकार से अवलोकन कर, काहे का अवलोकन कर, दूरस्थ वस्तुओं के मूल का और शीर्ष भाग का अवलोकन कर उस वस्तु से दृष्टा की दूरी और उस वस्तु का औच्च इत्यादि का ज्ञान वो कर लेता है। ऐसा धीयंत्र वेदी गणक क्या नहीं जान सकता, ऐसा अर्थ सारे श्लोक के साथ मिलाकर प्रविलोक्य शब्द का होगा। इस प्रकार आज के इस वीडियो के माध्यम से हस्तस्थापित यष्टि यंत्र, धीयंत्र अथवा प्रेक्षा यंत्र के प्रायोगिक परिदृश्य के साथ साथ उसकी कार्यसीमा, स्वरूप और परिस्थितियों पर विचारण का द्वितीय भाग मैंने प्रस्तुत किया है। इस यंत्राध्याय के यंत्रों के विचारण के क्रम में इस यंत्र के नाम एवं स्वरूप पर अपने अगले वीडियो में अग्रिम विचारण का तृतीय भाग प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए श्लोक और उसके अन्वयार्थ के साथ इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें और अंत में पुनश्च वंशस्य मूलम प्रविलोक्य चाग्रम तत्स्वांतरम तस्य समुच्छ्रयं च यो वेत्ति यष्ट्या एव करस्थया असौ धीयंत्र वेदी वद किं न वेत्ति, अथयो करस्थया यष्ट्या एव वंशस्य मूलम अग्रम च प्रविलोक्य तत् वंशमूलम स्वांतरम तस्य वंशस्य समुच्छ्रयं च वेत्ति असौ धीयंत्र वेदी किम कथमं वस्तु न वेत्ति इति वद कथय। इसके साथ आज तो इस श्लोक के मूलार्थ के साथ साथ टू बी कंटिन्यूड बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, नमस्कार।